अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने इलेक्शंस के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। जैसे हमने कंप्लीट किया है द मीनिंग ऑफ इलेक्शन, और उसके बाद डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, और इलेक्शन कमीशन हमने पढ़ा, और इलेक्शन कमीशन की पर्पसेस या फंक्शंस हमने कंप्लीट की। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमने बात करनी है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है ना? असल में टॉपिक जो इट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है ना? तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब है जो भी रिफॉर्म्स, जो भी सुधार, जो भी बदलाव हिंदुस्तान में इलेक्शंस को लेकर आया है, आजादी से लेकर आज तक, फ्रॉम 1947 टू प्रेजेंट, हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक जो भी इलेक्शन उसको लेकर बदलाव आया है। देखिए, रिफॉर्मेशन तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आए हैं, लेकिन हमें बात करनी है कि जो बदलाव, जो सुधार, जो रिफॉर्म्स और जो चेंजेस इलेक्शंस को लेकर आई है आज तक, उनको हम कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है ना? तो ये है द मीनिंग ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अभी तक कौन सी चेंजेस आई है हिंदुस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में? अभी तक कौन सी चेंजेस हिंदुस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में आई है, वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि वोटिंग एज हैज बीन रिड्यूस्ड। वोटिंग एज जो है इसको कम किया गया है। अगर हम आज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ऑल द सिटीजन्स हु आर हैविंग द एज ऑफ 18 और 18 प्लस आर हैविंग राइट टू वोट। वो सारे लोग, वो सारे सिटीजन जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा है, उनको राइट टू वोट है। लेकिन एक दौर था हमारी हिस्ट्री में जब जो 18 साल के लोग हुआ करते थे उनको भी राइट टू वोट नहीं था, बल्कि द पीपल हु आर हैविंग द एज ऑफ 21, वो लोग जिनको 21 साल की एज थी या 21 से ज्यादा की एज थी, उनको राइट टू वोट था। ठीक है ना? तो ये जो वोटिंग एज है फ्रॉम 21 टू 18, 21 से 18 कर दिया गया है वोटिंग एज को, इसको कहते हैं एक इलेक्टोरल रिफॉर्म। ठीक? तो हिंदुस्तान में याद रखना है, इंडिया में वोटिंग एज रिड्यूस कब हुई है? इंडिया में वोटिंग एज रिड्यूस हुई है 1989 में। 1989 में इंडिया में वोटिंग एज रिड्यूस हुई है, और 1989 में 61st अमेंडमेंट हुई थी। 61st, ये डेट यहां पे याद रखना है। ये बड़े बड़े एग्जामों में ये सवाल पूछे जाते हैं कि वोटिंग एज कब रिड्यूस हुई है और किस अमेंडमेंट से वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया। ठीक? यहां पे 2-3 सवाल हमें बन सकते हैं। एक ये बन सकता है कि पहले वोटिंग एज क्या थी, तो याद रखना है कि पहले 21 वोटिंग एज थी, आज वोटिंग एज 18 है। ठीक? तो वोटिंग एज कब रिड्यूस हुई है? वोटिंग एज हैज बीन रिड्यूस्ड इन द ईयर 1989। किस अमेंडमेंट से वोटिंग एज रिड्यूस करवाई गई? इट इज 61st अमेंडमेंट। ठीक? तो ये पहला इलेक्टोरल रिफॉर्म है हिंदुस्तान में। दूसरी बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। देखिए, 1951 में एक्ट बना जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। ये एक्ट जो है ये इलेक्शन उसको लेकर, देखो इधर लिखा है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट मींस कि इसका रिश्ता है इलेक्शन के साथ। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 है, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो भी हिंदुस्तान में इलेक्शन होंगे, ठीक, जो भी हिंदुस्तान में इलेक्शन होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक? और दूसरी बात इस एक्ट में कही गई थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है ना? कि दो चीजें में यहां पे याद रखनी है, दो चीजें याद रखने में यहां पे। एक तो कि जो ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, इसमें तो एक कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए, और दूसरी बात जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी कंपलसरी है। तो ये हुए दो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक? और तीसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म हमें याद रखना है, क्या हुआ है? इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर 1993 को फैसला लिया है। देखिए, इलेक्शन इसके रिलेटेड जो कुछ करना है, कोई नया प्लान बनाना है, कोई नया एक्ट बनाना है, यह काम दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है ना? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन जो ये एक बॉडी होती है जो इलेक्शन के रिलेटेड काम करते हैं। ठीक? तो जो ये इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया 15 दिसंबर 1993 को कि 1994 के बाद, देखो फैसला क्या लिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया
15 दिसंबर 1993 को कि 1994 के बाद जो भी हिंदुस्तान में इलेक्शन होंगे, 1994 के बाद उनमें जो भी वोटर वोट डालने के लिए आएगा उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है। ठीक, विदाउट आइडेंटिटी कार्ड आप एक वोटर को अलाउ नहीं कर सकते वोट डालने के लिए। ठीक है ना। तो ये वाला जो रिफॉर्मेशन है आइडेंटिटी कार्ड के रिलेटेड, ठीक, ये 1993 में हुआ है। उसके बाद कंट्रोल ऑन द एक्सपेंडिचर फॉर इलेक्शन। देखिए ये भी और एक रिफॉर्मेशन है कि जो इलेक्शन है इसमें इस पे खर्चा होता है। ठीक है ना। तो ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि जो एक्सपेंडिचर फॉर इलेक्शन होता है, इलेक्शन उसको लेकर जो भी खर्चा होता है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रहे। ठीक, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 1996 अमेंडमेंट एक्ट। 1996 अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया है, कई बात यहां पे आपको याद रखनी है। एक तो हो गया कि जो कैंपेन पीरियड है वो रिड्यूस हुआ है। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपने पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा लेके लोगों के पास जाते थे। ठीक है ना, रैलीज निकालते थे, ये बाकी सारी चीजें। तो जो कैंपेनिंग पीरियड है, कैंपेनिंग पीरियड को रिड्यूस करवाया गया फ्रॉम 20 डेज टू 14 डेज। ठीक है ना, पहले कैंपेनिंग पीरियड 20 दिनों का हुआ करता था, अब जो कैंपेनिंग पीरियड है 1996 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस कैंपेनिंग पीरियड को रिड्यूस करवाया गया और इसको लिया गया 14 दिनों तक। ठीक है, तो ये एक बात हुई 1996 अमेंडमेंट में कि कैंपेनिंग पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक, उसके बाद दूसरी बात यह है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना, कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और वो नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट या उसकी इंसल्ट कर रहा है, ठीक है ना, ही विल नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर नेक्स्ट 6 इयर्स। 6 सालों के लिए, 6 सालों के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। द पर्सन, वो एक ऐसा आदमी जो नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम की इंसल्ट करेगा उसको परमिशन नहीं है कि वो 6 सालों तक इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है ना, ये और एक रिफॉर्मेशन लाई गई है इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, द 1996 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, और एक चीज इसमें कहा गया है कि जो एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट खाली ज्यादा से ज्यादा 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन लड़ सकता है। एक कैंडिडेट खाली और खाली 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, नॉट मोर देन 2। ठीक है ना, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। और एक चीज, जब भी एक वोटर वोट डालने के लिए जाएगा तो उसके हाथ में किसी किस्म का हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नो आर्म्स, किसी भी किस्म का हथियार। एक फिर उस हथियार की आपके पास लाइसेंस हो या ना हो, आपको परमिशन नहीं है कि आप कोई भी हथियार लेके पोलिंग स्टेशन पे जा सकते हैं। और आखिरी बात यहां पे हमें याद रखने की, नो लिकर शैल बी सोल्ड ऑन द डे ऑफ पोलिंग। पोलिंग के दिन किसी भी किस्म का लिकर बेचा नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम यहां पे थोड़ा सा देखें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में से हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। एक तो हमने पढ़ा कि वोटिंग एज रिड्यूस हुई है, वोटिंग एज हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। अमेंडमेंट याद रखनी है, 61st अमेंडमेंट हुई है 1989 में। ठीक, उसके बाद पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में क्या पढ़ा हमने, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है। और उसके बाद जो आइडेंटिटी कार्ड्स है, 15 दिसंबर 1993 को इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया था कि 1994 के बाद जो भी इलेक्शन हो जाएंगे वहां पे वोटर्स के साथ आइडेंटिटी कार्ड का होना जरूरी है। और जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करवाया गया। 1996 अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया, कैंपेनिंग पीरियड को 20 दिनों से 14 दिन करवाया गया। एक ऐसा बंदा जो नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट करेगा उसको परमिशन है कि वो 6 सालों तक इलेक्शन लड़े। और एक चीज है कि एक कैंडिडेट खाली ज्यादा से ज्यादा 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन लड़ सकता है। आप किसी भी किस्म का हथियार पोलिंग स्टेशन पर नहीं लेके जा सकते। और फाइनली, नो लिकर शैल बी सोल्ड ऑन द डे ऑफ पोलिंग। दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।